हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? चलो, आज के क्लास के स्टार्ट में ही आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी से। तो स्टोरी ऐसी है कि दो दोस्त थे, सनी और टोनी। उन दोनों ने मिलके एक कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस स्टार्ट किया, एक शॉप खोल लिया मान लो, ठीक है? नाम दिया एसटी कोल्ड ड्रिंक शॉप। अभी उनकी दुकान खोलने के ठीक एक दिन बाद ही गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया मान लो कि ओवरली जो सैचुरेटेड सुगरी ड्रिंक्स होते हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया, ठीक है? अभी देखो, गवर्नमेंट से जो ये पॉलिसी आया, इससे क्या होगा? उनका जो बिजनेस है डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, और आज नहीं तो कल उनको क्या करना पड़ेगा? अपना दुकान बंद करना पड़ेगा। करेक्ट? तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन बिजनेस के ऊपर उसका इफेक्ट जरूर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 12 बीएससी का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका बीएसटी में जो ये चैप्टर 3 है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्क आप इसमें से कलेक्ट कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? तो पहले समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो एनवायरनमेंट क्या है। बचपन से ही आप लोगों ने एनवायरनमेंट स्टडीज में तो पढ़ा ही होगा कि एनवायरनमेंट क्या है। हमारे चारों ओर जितने भी चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है ना, मार्केट हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हमारे जंगल हो गए, पार्क हो गए, बिजनेसेस हो गए, कुछ भी, एनीथिंग दैट सराउंड्स अस, उनको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। करेक्ट? तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी एकदम सेम ही है। तो ऐसे कुछ फोर्सेस है, फैक्टर्स है जो बिजनेस के सराउंडेड है, लेकिन बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। लेकिन कुछ भी अगर हुआ तो बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो यही है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है? तो पहले हम समझते हैं कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसका अगर हम बुक में से देखें तो डेफिनेशन क्या है, और ऐसे कौन से फोर्सेस है जो डायरेक्टली बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करती है, ठीक है? तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स to the sum total of all individual, institution and other forces that are external to a business but affect its performance। तो ये सब जो है बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं होंगे, लेकिन बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट जरूर ही होगा, ठीक है? अभी अगर एक बिजनेस को सरवाइव करना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या करना सीखना पड़ेगा? बिजनेस को एडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना सीखना पड़ेगा और ग्रो होना पड़ेगा। तभी जाके एक बिजनेस क्या कर सकता है? मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकता है। क्लियर? अभी क्या क्या फोर्सेस है, हम अभी थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारे आसपास हो रहे सिचुएशंस के साथ ही रिलेटेबल है, और इतना अच्छा टॉपिक है, अगर एक बार अच्छे से समझ जाओ तो एग्जाम में पूरा छाप के आ सकते हो, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, खुद से बना के लिख के आ सकते हो। तो इसीलिए ट्राई करो तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी जाके मार्क भी अच्छा आएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट इज एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है ना, उसको समझते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर आते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशल ट्रेंड्स, लीगल रेगुलेशंस, और ये सब मिलके एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट करते हैं जो बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जरूर करेंगे। मान लो आज हमारे इकोनॉमी के अंदर, तुम लोगों को तो पता ही है इकोनॉमी का अभी हालत क्या है ना, इन्फ्लेशन किस हद तक पहुंच चुका है। तो ये सारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस है कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं? अभी रिसेंट एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं।
अभी वॉर की वजह से क्या हो गया, क्रूड ऑयल का जो वैल्यू है वो बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ गए, एलपीजी की प्राइसेस बढ़ गए। अभी ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है, लेकिन ये आपके बिजनेस के ऊपर कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। अगर मान लो आपका एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो अगर आपको आज इतनी ज्यादा प्राइस में अगर एलपीजी सिलेंडर्स खरीद के लाने पड़ेंगे, तो आप कितने दिन तक के लिए सरवाइव कर पाओगे, आपका रेस्टोरेंट कितना दिन तक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। एक तो ऐसा ब्रेकडाउन पॉइंट आ जाएगा कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे कि मैं इतना महंगा सिलेंडर कैसे खरीदूं, और खरीद भी रही हूं तो मैं प्रॉफिट मार्जिन कैसे रखूं, कैसे प्रॉफिट कमाऊं। क्योंकि आप प्रॉफिट कमाने के लिए अगर अपने डिशेस जो है मेन्यू में उनका अगर प्राइसेस इंक्रीज कर दोगे, तो आपके जो कस्टमर्स है वो आने बंद हो जाएंगे। अगर कस्टमर्स ही नहीं आएंगे तो बिजनेस एक ना एक दिन बंद ही पड़ जाएगा। तो ये सारे हैं इकोनॉमिक कंडीशंस जो हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए, जैसे कि जीएसटी आया था, तो जीएसटी के आते ही क्या हुआ था, हमारे जो मार्केट में जितने भी बिजनेसेस है उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा उसका इम्पैक्ट देखा गया था। सोशल ट्रेंड्स हो सकते हैं, लीगल रेगुलेशंस हो सकते हैं, ये सब मिलके आपके बिजनेस के ऊपर हमेशा एक मतलब इम्पैक्ट डालता रहेगा कि कब बंद होगा, कब सक्सेस होगा, कितने लंबे वक्त तक चलेगा, ये सब इन फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज बियॉन्ड कंट्रोल। देखो जब एक बिजनेस क्या होता है, देखो यू कैन नॉट डिक्टेट इन्फ्लेशन रेट, सेल्स, कंज्यूमर कल्चर ओवरनाइट और रीराइट लेबर लॉज। तो ये जो सारी चीजें ना, ये जो सारे फैक्टर्स है, इनको आप कभी क्या नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे। इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, जो कंज्यूमर्स है, आपके कस्टमर्स है, उनकी ट्रेंड्स, उनके जो शौक है, वो कितने फास्टली रेपिडली क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके कंट्रोल में क्या है, आप उन ट्रेंड्स को मॉनिटर कर सकते हो और उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। अब खुद को आप क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट की टेकअवेज अगर हम देखें तो देखो, firms that understand their environment gain a competitive edge. Those that ignore it risk obsolescence. The environment is not static. It is a dynamic, ever-shifting landscape that demands constant attention. तो बिजनेस के जो लैंडस्केप है ना, अगर हम देखें तो ये हमेशा चेंज होते रहे, ये बहुत ज्यादा डायनेमिक है। आप अगर पुराने जमाने में जो भी चलता था ट्रेंड, अगर आप आज के दिन में उसको कंपेयर करो तो सेम तो नहीं है ना, हर रोज कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है, हर वक्त ट्रेंड बदलता रहता है। तो आपको बदलते हुए वक्त के साथ साथ खुद को भी बदलना पड़ेगा। अगर आप अभी भी वो 100 साल पुराने मतलब टेक्निक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो हो गया बिजनेस खत्म, है कि नहीं। तो खुद को भी हमें क्या करते रहना पड़ेगा, एज ए बिजनेस ओनर अपडेट करते रहना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। अभी हम समझते हैं द डीएनए ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है। अभी देखो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक सिंगल फोर्स नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना गया है। ठीक है। तो ये जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का सिस्टम है, ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे इसके फोर्सेस है, अभी हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये बच्चों बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लो और याद रखना कि हमारे जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेस है वो क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल। ठीक है। तो ये दो टाइप के अलग अलग के फोर्सेस है। क्या फोर्सेस है अभी हम इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है, देखो जो पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और जनरल क्या हुआ, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है। अभी इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ हम ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मेरे बिजनेस के अंदर जो मेरे इन्वेस्टर्स थे, मान लो उन्होंने आज बोल दिया कि हम आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करें, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या ये मेरे पास वाले जो बिजनेसमैन है उनको अफेक्ट करेगा?
नहीं करेगा, ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस को ही इफेक्ट करेगा। अभी उसके अगर हम कंपैरिजन में देखें, मान लो कुछ ऐसा हुआ कि मान लो गवर्नमेंट ने रातों रात कुछ ऐसा तो लीगल फॉर्म मतलब रूल ला दिया, क्या क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट डे हर एक बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। मान लो आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि कल से इस पर्टिकुलर मतलब चीजों पे इतना परसेंट टैक्स लग जाएगा, टैक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा ओवरऑल पूरे कंट्री में हर एक बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो ये डिफरेंस है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस के बीच में। स्पेसिफिक का मतलब क्या, ऐसे फैक्टर्स जो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर बिजनेस को क्या करेगा इम्पैक्ट करेगा, और जनरल का मतलब ओवरऑल अगर हम देखें पूरे कंट्री में हर एक बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उसे समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको अच्छे से याद रख लेना। फर्स्ट इज डायनेमिक। तो डायनेमिक के बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है कि हमारे जो बिजनेस इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेस के ट्रेंड्स है, ये कॉन्स्टेंटली क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। कस्टमर को आज जो पसंद है कल उनका जो पसंद है वो बदल जाएगा, है ना। तो जैसे पहले अगर हम थोड़ा अगर पीछे चले जाए 5 से 7 साल पहले अगर चले जाए तो तब क्या ट्रेंड होता था, तब स्किनी जींस का ट्रेंड चल रहा था, और अभी क्या हो रहा है, अभी बैगी जींस का ट्रेंड चल रहा है कि नहीं। तो वक्त के साथ साथ जो कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, उनके प्रेफरेंसेस भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, है ना, कंटिन्यूअसली। टेक्नोलॉजी ऑल्सो वो भी क्या हो रहा है, रैपिडली ग्रो हो रहा है, रैपिडली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बदलते वक्त के साथ साथ हमारे बिजनेस को भी हमें क्या करते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब इतना हमारे जो आजकल के मतलब सेक्टर्स है बिजनेस में, वो इतना रैपिडली चेंज हो रहा है, इतना फास्ट चेंजिंग है, जैसे कि फैशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब। तो जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। मतलब आप आज नहीं बोल पाओगे कि आपका बिजनेस कितने वक्त तक चलने वाला है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है, हर रोज बदल रहा है ट्रेंड। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे फोर्सेस होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड मतलब एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप एक दूसरे के बिना उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं देख पाओगे। अगर एक फैक्टर में कुछ चेंजेस आया तो सारे के सारे फैक्टर्स ही क्या हो जाएंगे, उधर इफेक्ट हो जाएंगे। तो हर एक फोर्स क्या है, इंटर रिलेटेड है। जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है इंटर रिलेशन का। जो जब भी कोई भी इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, सोशल शिफ्ट वगैरह आता है, ठीक है, वो पूरा जो बिजनेस एनवायरनमेंट का फ्रेम है ना, फ्रेमवर्क है, उसको पूरा ही हिला डालते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटर रिलेटेड हम बात करें, कौन सी फोर्सेस के बारे में बात करें, इसको तुम लोग इन शॉर्ट SLEPT यानी कि स्लैप, इन शॉर्ट ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे एस का मतलब होता है सोशल, एल का मतलब होता है लीगल, ई का मतलब होता है इकोनॉमिकल, पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल। तो बच्चों कितने फैक्टर्स हो गए, टोटल 5 फैक्टर्स। तो इनको इन शॉर्ट स्लैप करके तुम लोग याद रख लेना, तब एग्जाम में भी याद करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, हमारे जो बिजनेस, जब हम बिजनेस कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट को मतलब टाइम टू टाइम एनालाइज करना क्यों जरूरी है, क्यों मैटर करता है। ठीक है, देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अभी ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या हुआ, बिजनेस के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, मार्केट के अंदर कितनी जल्दी जो है ट्रेंड वो शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको अगर आपने एकदम अर्ली स्टेज में ही क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपके सामने क्या हो जाएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज है वो अनलिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, आपके कंपिटिटर्स जो है मार्केट में, वो सबसे पहले वो ट्रेंड स्टार्ट करे उससे पहले ही आप कर पाओगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए, companies that spotted the smartphone trend early, like Samsung and Apple, captured the enormous market share before others could react. देखो
अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें, ठीक है, 10-15 साल पहले की, तो सबसे उस वक्त में जो सबसे फेमस ब्रांड हुआ करता था वो था नोकिया, सबको पता है ना। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ जब स्मार्टफोन का ट्रेंड आया, वो सबसे पहले किसने कैप्चर किया? सैमसंग एंड एप्पल ने कैप्चर किया। और उसी वजह से आज मार्केट में ये जो है ब्रांड अभी भी टिके हुए हैं। लेकिन नोकिया क्या हो गया? मार्केट से गायब हो गया, है कि नहीं? अभी एक दो अगर है भी तो कौन ही उसको प्रीफर कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो यही फायदा है फास्ट मूवर एडवांटेज का। जितनी जल्दी आप मार्केट का ट्रेंड कैप्चर करोगे उतनी जल्दी आपको फायदा भी मिलेगा और लंबे वक्त वक्त तक आप मार्केट के अंदर टिके भी रह पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है? देखो, जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है वो आपको हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करता है? जो थ्रेट्स है उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, वो भी क्राइसिस होने से पहले। मतलब अगर आप टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते रहेंगे तो वक्त से पहले, क्राइसिस स्टार्ट होने से पहले ही आप उनको क्या कर पाओगे? डिटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मान लो इंपोर्ट पॉलिसी में कुछ चेंजेस आ गए, मार्केट में न्यू कंपिटिटर आ गए, ठीक है, कंज्यूमर के जो सेंटिमेंट है मान लो वो थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया। अगर ये सब होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप उसी हिसाब से अपने जो पॉलिसीज है, अपने जो प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर काम कर पाओगे, उनको मॉडिफाई कर पाओगे और तभी आप लंबे वक्त के लिए मार्केट में टिक पाओगे, है कि नहीं। नेक्स्ट इज रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, अभी देखो, एनवायरनमेंट को आप जितने अच्छे से समझोगे बिजनेस के अंदर उतने ही अच्छे से आप क्या कर पाओगे? रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूज कर पाओगे। ठीक है, जितने भी हमारे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो क्या बताते हैं? जब एक फर्म क्या करता है, देखो, इन्वेंटरी, नॉन एसेंशियल कॉस्ट, है ना, ये सब जब रिड्यूस करता है या फिर कैश प्रिजर्व करता है, ठीक है, ये करने से क्या होता है? जो बिजनेस है वो ज्यादा ग्रो कर पाता है। और ये कब कर पाओगे आप एज ए बिजनेसमैन? अगर आपने क्या किया, जो भी मतलब होने वाले हैं, मतलब फैक्टर से जो इफेक्ट करने वाले हैं उनको पहले ही, वक्त से पहले ही क्या कर लिया? एनालाइज कर लिया। और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर वक्त पे जाके ऐसा सिचुएशन आने वाला है, तो उससे पहले ही आपने क्या कर लिया? अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर लिया, जितना हो सके उतना कॉस्ट कटिंग किया, तो आप फायदे में रहोगे, है कि नहीं। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। अभी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट क्या है? देखो, आप जब बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हो ना, तो क्या होता है? आप अपने जो स्ट्रेटेजीज है ना उनको रिफाइन कर पाते हो। क्या कर पाते हो? रिफाइन, है ना। जो आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी है आप उनको भी इंप्रूव कर पाओगे और फिर मार्केट में जो भी डिमांड चल रहा है उसके साथ आप क्या रह पाओगे? अलाइन रह पाओगे। और ये क्या करता है? आपका जो परफॉर्मेंस है वो सस्टेन कर पाता है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ग्रोथ दे देता है। क्लियर? तो आप जब क्या करोगे, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहोगे तो आप ऐसे कुछ स्ट्रेटेजीज बना सकते हो ताकि आप मार्केट में लंबे वक्त तक टिके रहो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करने की जरूरत क्यों है। ठीक है, अभी समझते हैं जो 5 हमारे पास डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, उनके बारे में। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको इन शॉर्ट बता दिया था। क्या बताया था? SLEPT के बारे में बताया था ना, ये वही है। तो इनको क्या बताया गया है? इनको बताया गया है 5 डायमेंशंस। ठीक है, तो ये है 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये क्या क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट इज एस। एस से क्या शुरू होगा? सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट क्या है? देखो, कुछ ऐसे कल्चरल वैल्यूज होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, डेमोग्राफिक लाइफस्टाइल ट्रेंड्स होते हैं, सोशल मूवमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? किसी ना किसी तरह से हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी अभी क्या हो रहा है, देखो, ट्रेंड में अभी धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वो लोग, हाँ, आज के जमाने में हम क्या करें, जो भी सुगरी प्रोडक्ट्स है हम उनको जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश कर रहे, जंक फूड हम अवॉइड कर रहे। तो अभी ये जो कल्चर है अभी ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है ना।
तो ये क्या करता है, जो पुराने मतलब प्रोडक्ट है उनका जो डिमांड है वो रिड्यूस कर देता है और मार्केट में एक ऐसा स्कोप क्रिएट कर देता है कि नई जो प्रोडक्ट्स है, नई जो कंपनीज है वो ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए ताकि ये जो नया मतलब कंज्यूमर बेस बन चुका है ये लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट करता है, एक स्कोप क्रिएट करता है नए प्रोडक्ट्स के लिए या फिर आपके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एल। ओके, एल स्टैंड फॉर लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मतलब जैसे कि लॉज वगैरह हो गए है ना, हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पेटेंट लॉज, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अगर गवर्नमेंट ने आज कोई भी एक पॉलिसी चेंज कर दिया तो पूरे कंट्री में हर एक बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट जरूर देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ई। ई मीन्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, जैसे कि मान लो इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज, जीडीपी ग्रोथ, एक्सचेंज रेट्स, ये सब। तो ये सब क्या करते हैं आपके बिजनेस के ऊपर डेफिनेटली क्या करेंगे, इम्पैक्ट तो करेंगे। अभी अगर हम आज के सिचुएशन के बारे में बात करें, इन्फ्लेशन रेट तो आप लोगों को पता ही है। अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट, क्या हालत हो गई है रुपीज की, है ना। तो ये सब क्या करे, आपका जो भी बिजनेस हो, चाहे हर एक बिजनेस, एकदम छोटा से छोटा पान दुकान से लेके बड़े कॉर्पोरेट तक, हर एक बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है इन सब के वजह से, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट रेट्स है बोरोइंग के लिए वो सब एक्सपेंसिव हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में जो आपको रिटर्न मिल रहे थे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। शेयर मार्केट के बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा, मार्केट कितना क्रैश हो चुका है, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मार्केट में से जा चुका है। तो ये सब कहीं ना कहीं हम हमारे, ठीक है, हमारे जो लोग हैं हमारे कंट्री में, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर मतलब इसका इफेक्ट हो ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज पी। पी मीन्स पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी हो गया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गया, ट्रेड पॉलिसीज वगैरह हो गया, ये सब। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, मान लो हमने हमारे देश में मान लो इलेक्शन हो गया, एक गवर्नमेंट आई, न्यू गवर्नमेंट, तो कुछ तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, डिस्प्यूट हो गए, तो मान लो पूरा गवर्नमेंट ही टूट गया और फिर से हमें इलेक्शन करवाने की जरूरत पड़ गई। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा हमारे सिटीजन्स के जो पैसे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, फिर हर एक बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, है ना। एंड लास्टली टेक्नोलॉजिकल। तो टेक्नोलॉजिकल क्या होता है, देखो जैसे कि इनोवेशन, कोई भी नया इनोवेशन आ गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ऑटोमेशन, R&D एक्टिविटी, ये सब क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी है वो क्या करते हैं, पूरा एंटायर इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो पहले क्या होता था, आपको कुछ भी ग्रोसरी चाहिए है, आप क्या करते, अपने पास के जो भी किराने की दुकान होते थे उधर जाते, कुछ भी सामान लेना होता था आप उससे ले लेते, है ना, पैसा पेमेंट कर देते थे और लेके घर वापस आ जाते। तो ये था रिटेल बाइंग। जब आप क्या कर रहे हो, कहीं से भी रिटेल शॉप से आप डायरेक्टली खरीद रहे हो सामान। पर अभी सिचुएशन ये हो गया है, जब से ई कॉमर्स आ गया है, ई कॉमर्स आते ही हमने क्या कर दिया है, अगर हमें एक आलू भी चाहिए तब भी हम क्या कर रहे हैं, ब्लिंकिट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हम सिटीजन्स है उनके जो बाइंग प्रेफरेंसेस है वो भी चेंज हो रहा है, और बाइंग प्रेफरेंसेस चेंज होने की वजह से अभी क्या हो रहा है, देखो कस्टमर्स चेंज हो गए। तो इसके वजह से क्या हो गया, जो प्रेफरेंस पहले था कि दुकान से जाके खरीदना है, अभी वो ऑनलाइन शॉपिंग पे शिफ्ट हो गया। तो इससे जो ये वो रिटेल दुकानी था, एक दो दिन में उसको क्या करना पड़ेगा, फिर दुकान बंद करना पड़ेगा, उसका तो मतलब पूरा जो व्यापार है वो ही तो खत्म हो गया, है ना। तो टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, क्लियर, अच्छे से इन पॉइंट्स को समझ लेना। मैं पीपीटी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर चाहिए तो उधर से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, याद रखना बहुत ही इजी है, बस स्लैब को याद रख लो। अगर स्लैब याद हो गया ना तो पूरा ये जो 5 डायमेंशन है बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख के आ पाओगे। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट्स है ना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर एक बार अच्छे से मीनिंग समझ में आ गया ना तो बिंदास लिख सकते हो एग्जाम में। क्लियर, अभी एक हम केस स्टडी के बारे में बात करते, थोड़ा इसको रिलेट करके समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसे होगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल हम समझते हैं कि
One of the most powerful examples of how the social dimension of the business environment reshapes entire industries is India's health and fitness boom. क्या boom? Health and fitness boom. Over the past decade, rising awareness of lifestyle diseases, increased disposable incomes, and changing culture attitude toward body image have created a massive market. तो लास्ट डिकेड में क्या हुआ, लोग अपने बॉडी के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए, क्या खाना चाहिए, कैसे लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, स्ट्रेस कंट्रोल कैसे करें, डिप्रेशन मैनेजमेंट कैसे करें, ये सारे जो टर्म्स है ये मार्केट में नए नए आ गए थे। तो लोगों ने भी सीखा और लोगों ने ये सीखा कि कैसे इनको कंट्रोल करना है। अगर लोगों को ये सारी चीजें कंट्रोल करना है, अपना जो बॉडी इमेज है वो अच्छा बनाना है, तो ऑब्वियसली उनको तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हो गई। तो अगर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो ये जो ट्रेंड्स है इन्होंने क्या कर दिया, एक पूरा मार्केट स्कोप खड़ा कर दिया, जहां पे बिजनेस जो है, जो इंडस्ट्रीज है, वो लोग क्या कर सकते थे, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते थे। किससे रिलेटेड? बॉडी फिटनेस के रिलेटेड। क्लियर? द सोशल शिफ्ट। देखो अर्बन इंडिया में क्या हुआ, एक ड्रामेटिक चेंज आया कंज्यूमर बिहेवियर में। लोग जो है उन लोगों ने क्या किया था, मतलब अर्बन हम बात कर रहे हैं, अर्बन पीपल के बारे में, उन लोगों ने वेलनेस ओवर कन्वीनियंस को प्रिफर किया, प्रायोरिटाइज किया। सोशल मीडिया एम्पलीफाइड फिटनेस कल्चर, और सोशल मीडिया के बारे में तो पता ही है, इंस्टा खोल के देख लो, है ना, हर कोई अभी क्या है, फिटनेस फ्रीक बन चुका है। हर कोई अब जिम रैट है, हर रोज जिम के वीडियोस डालते हैं, फिटनेस के ऊपर बात करते हैं, है ना। गवर्नमेंट कैंपेन्स लाइक फिट इंडिया मूवमेंट रेनफोर्स द ट्रेंड, और हमारे गवर्नमेंट ने भी ऐसे कुछ जो है मूवमेंट, मतलब कुछ ऐसे कैंपेन किए जिन्होंने क्या क्या इस मूवमेंट के ऊपर और ज्यादा फोर्स डाला। ठीक है, मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो स्टार्टेड व्यूइंग हेल्थ एज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। जो हमारे मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं वो इधर का ना उधर का होते हैं हमेशा। जो बड़े बड़े रिच लोग हैं ना, टॉप क्लास के, उनका अच्छा है ना, कोई बना के लाके देगा, डायरेक्ट खाएंगे। जिम के जो हमारे ट्रेनर है उन्हें बोलेंगे कि ये आपको एक्सरसाइज करना है, वो करेंगे, तो उनका अच्छा है, उनका ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो पहले से ही मेंटेन थे। जो लोअर क्लास पीपल है उनके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो कहाँ से वो लोग हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे। जो बीच में लटके हुए हैं वो है मिडिल क्लास पीपल। तो धीरे धीरे मिडिल क्लास जो है उन्होंने भी स्टार्ट किया कि हेल्थ को एज एन इन्वेस्टमेंट देखना। ठीक है, एक एक्सपेंसेस की तरह नहीं। अब जो मिडिल क्लास है वो अपने लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केट रेस्पॉन्स। ये जो सोशल शिफ्ट आया, ये जो मूवमेंट आया फिटनेस के टूवर्ड्स, अभी इसके ऊपर मार्केट ने कैसे रेस्पॉन्ड किया, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ऐसे बिजनेसेस थे जिन्होंने ये जो शिफ्ट था इसको अर्ली टाइम पे क्या कर दिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था, उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड ब्रांड्स, फिटनेस एप्स लाइक हेल्दीफाई मी एंड क्योर फिट, ये सारे जो एप्स थे ना, इन लोगों ने क्या किया था, एकदम स्टार्टिंग में ही इन मूवमेंट्स को ट्रैक कर लिया था, पकड़ लिया था, और बिकॉज ऑफ दिस रीजन उन लोगों ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा नाम कमाया, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, जिम चेंज जो हो गया, जैसे कि गोल्ड जिम हो गया, कल्ट फिट हो गया, इन सब ने भी अपने इतने सारे फ्रेंचाइजीज खोल लिए कि उनसे उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। सप्लीमेंट कंपनीज हो गए, है ना, सप्लीमेंट, अगर अभी आजकल हर फिटनेस फ्रीक को सप्लीमेंट चाहिए होता है, तो उधर भी सप्लीमेंट जो हमारे फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, उनका भी बूम आ गया, है ना। अभी शुगर का अगर हम देखें तो हमें अभी क्या चाहिए, शुगर फ्री और लेस फैट कंटेंट के साथ हमें फूड चाहिए, है कि नहीं, हमें फूड ऑप्शन चाहिए। तो इसमें भी मार्केट में एक स्कोप क्रिएट हो गया, और इस वजह से ऐसे बहुत सारे कंपनीज आई जो अभी क्या कर रहे हैं, शुगर फ्री ऑप्शंस लॉन्च कर रहे हैं ना, जीरो ऑयल के साथ कर रहे हैं। तो वैसे बहुत सारे अभी प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं। अभी इधर बिजनेस क्या क्या सीख सकते हैं ऐसे मतलब सिचुएशन से, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सोशल ट्रेंड्स आर मार्केट सिग्नल। सोशल यानी कि सोसाइटी के अंदर, ठीक है, कुछ भी अगर ट्रेंड आया तो वो क्या है, मार्केट के लिए सिग्नल है। हमें सिग्नल मिलते ही क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, उसको कैप्चर करना पड़ेगा, और कैप्चर करते ही शिफ्ट। अगर नहीं कर पाए, अपॉर्चुनिटी को कैप्चर नहीं कर पाए, तो बिजनेस उधर ही खत्म।
क्योंकि मार्केट में हमेशा तो ट्रेंड चेंज होता ही रहेगा, आपको खुद को भी उस हिसाब से ही ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। फास्ट मूवर विंस, तो हमने ऑलरेडी उसके बारे में बात किया कि जिसको भी मतलब जो भी फर्स्ट एकदम उस जो भी चेंज आया उसको कैप्चर करेगा और उसके ऊपर काम करेगा, उसको बेनिफिट तो मिलना ही है, ठीक है। एडप्ट एंड डिक्लाइन, ट्रेडिशनल स्नैक एंड बेवरेज कंपनीज फेल टू reformulate lost self space to healthier alternatives। अभी मार्केट में जो है स्नैक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, उनके बहुत सारे ऐसे हेल्थियर ऑप्शंस आ गए। तो अगर कोई ऐसा पुराना ब्रांड था जिन्होंने खुद को मॉडिफाई नहीं किया तो वो लॉस में जा चुके, और नए मार्केट में ऐसे नए नए ब्रांड आ चुके हैं जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो अभी वो प्रॉफिट में है। द सोशल एनवायरमेंट इज डायनेमिक, व्हाट कंज्यूमर्स वैल्यू टुडे मे इवॉल्व, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज एसेंशियल। 10 साल पहले जो रिलेवेंट था आज के टाइम पे नहीं है, और आज जो रिलेवेंट है वो 10 साल बाद भी नहीं होगा। तो इसीलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है, और खुद को अपग्रेड करते रहना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी हम आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। पॉलिसी फ्रेमवर्क, देखो 1991 में क्या हुआ था, हमारे कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था। क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, उसका कारण क्या था? 1991 में इंडिया में बहुत ही भयंकर वाला क्राइसिस आया था, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और उसी क्राइसिस में से बचने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, ठीक है। जो फॉरेन सेक्शन रिजर्व थी इंडिया में, वो बेयरली 2 वीक्स इंपोर्ट्स के लिए ही मतलब एकदम सफिशिएंट थे, ठीक है। उससे ज्यादा हमारे पास जो है रिजर्व्स थे ही नहीं, सिर्फ हम 2 वीक चल सकते थे, इतना ही हमारे पास था। ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस ने इंडिया में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रिगर कर दिया, ठीक है। तो क्या आया इसके बाद? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, जिसने आज के मॉडर्न इकोनॉमी में अगर हम देखें, जिसके क्या है 3 पिलर्स है, उन 3 पिलर्स को इंट्रोड्यूस किया था। इन शॉर्ट उसको हम एलपीजी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, ये सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी वाला एलपीजी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अभी हम इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या। तो लिबरलाइजेशन क्या है? देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया था, ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस जो थे बिजनेस के ऊपर, उनको रिमूव कर दिया था, हटा दिया था, ठीक है। तो क्या क्या हटाया था? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग for most industries, reducing import tariffs, simplifying tax structures and allowing business greater freedom in pricing, production and expansion। तो ऐसे जो कंट्रोल्स थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वगैरह, प्राइस के ऊपर बिजनेस खुद डिसाइड कर सकता था कि कितना प्राइस लगाना है, ठीक है। ये सब रिमूव करने से वजह से क्या हो गया था, जो कंपनीज थे, बिजनेसेस थे, उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर बिजनेस के ऊपर ये सारे कंट्रोल्स नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस क्या करेगा? अपने मर्जी से प्राइस लगाएगा, है ना। तो फिर बिजनेस अपने मर्जी से प्रॉफिट भी कमाएगा। ये क्यों किया गया था? ताकि जो ओवरऑल इनकम है, ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हर एक बिजनेस का, वो इंक्रीज हो जाए और हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। जो लाइसेंस राज सिस्टम था उसको भी क्या कर दिया था? डिसमेंटल कर दिया था, मतलब हटा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है? अब इन सिंपल लैंग्वेज अगर हमें समझना है, जो हमारे गवर्नमेंट जो भी मतलब डिपार्टमेंट्स वगैरह थे, यानी कि पब्लिक डिपार्टमेंट वगैरह जो थे, उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया था, यानी कि प्राइवेट ओनर के पास उनको बेच दिया गया था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? देखो, रिड्यूसिंग डोमिनेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बाय ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट हैंड्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या होता है प्राइवेटाइजेशन में? जो पब्लिक सेक्टर है उनके ओनरशिप को गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस प्राइवेट हैंड्स में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। The government reduced the number of industries reserved for the public sector from 17 to just 3। मतलब हमारे पास पहले 17
पब्लिक सेक्टर हुआ करते थे, जिनमें से 14 क्या किया गया था, पूरा प्राइवेटाइज कर दिया गया था, और सिर्फ 3 गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा था। वो 3 क्या क्या है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस। बस यही 3 ऐसे सेक्टर है जो अभी भी गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट जो पब्लिक हमारे सेक्टर्स थे उनको प्राइवेट हाथ में देने से क्या हो गया, उसमें से गवर्नमेंट ने थोड़े से रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और रेवेन्यू ने क्या किया, इकोनॉमी जो है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रूव किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, जो हमारे इंडिया का इकोनॉमी है उसको हमने क्या किया था, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया था। कैसे, बाय रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट। तो ये सब कुछ करके गवर्नमेंट ने क्या किया था, ग्लोबलाइजेशन को प्रोमोट किया था कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो लोग इंडिया में आए और हमारे साथ क्या करे, बिजनेस करे, ट्रेड करे, या फिर कुछ ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए जो हमारे लोकल बिजनेस के ऊपर क्या करे, इन्वेस्ट करे। और ये करने के लिए पहले क्या हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, कोई भी डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो उन वो जो बैरियर्स थे ना उनको थोड़ा सा कम कर दिया, और कम करने से क्या हो गया, बिजनेस करना थोड़ा सा इजी हो गया। और इन सब ने मिलके क्या किया, इंडिया का जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, उनको बहुत ही हद तक इंक्रीज कर दिया, ठीक है। क्लियर। तो आई होप प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आफ्टर दिस कम इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी चेंजेस ऑन इंडियन बिजनेसेस, कि इंडियन बिजनेस के ऊपर ये सारे जो पॉलिसीज है इन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हम इंक्रीज कंपटीशन के बारे में। तो इंक्रीज कंपटीशन का मतलब क्या है, देखो जैसे ही इतने सारे रेस्ट्रिक्शन वगैरह कम हो गए तो बाहर के जो कंपनीज वगैरह है वो सब इंडिया के अंदर आ गए बिजनेस करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फर्म्स थी उन सबको अभी compete करना हुआ, किसके साथ, ग्लोबल जायंट के साथ। कंपनीज लाइक सैमसंग, Hyundai एंड मैकडॉनल्ड्स entered इंडिया, forcing local businesses to improve quality, reduce cost and innovate। तो ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं ये सब इंडियन मतलब हमारे जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट के अंदर आते ही हमारे जो लोकल बिजनेसेस है इनके ऑब्वियसली बिजनेसेस तो कम हो जाएंगे, कस्टमर्स कम हो जाएंगे। तो उनको क्या करना पड़ा, फोर्सफुली अपने जो भी प्रोडक्ट्स है उनका कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ा, क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ा, है ना। जैसे कि मारुति सुजुकी का जो पार्टनरशिप था एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे एक फॉरेन कोलैबोरेशन ने क्या कर दिया था, इंडिया का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको टोटली चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये है इंक्रीज कंपटीशन। ऑब्वियसली मार्केट में अगर बाहर से कोई आएगा, लोकल जो लोग हैं उनके लिए कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, है कि नहीं। नेक्स्ट इज राइज ऑफ कस्टमर पावर। विथ मोर चॉइसेस अवेलेबल, कस्टमर जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, डिमांडिंग हो गए, है ना। अभी बिजनेसेस जो है उनको क्या करना पड़ा, अपने जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज है उनको शिफ्ट करना पड़ा, किसके तरफ, मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज की तरफ। मतलब आप क्या बना सकते हो ये अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अभी क्या इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप क्या बनाओगे जो कस्टमर चाहता है, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस, ब्रांड बिल्डिंग एंड आफ्टर सेल्स सपोर्ट, ये सब जो है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर्स बन गए बिजनेसेस के अंदर, क्योंकि अभी पूरा पावर किसके पास है, कस्टमर के पास है। कस्टमर चाहेगा तो आपका ब्रांड आज राजा बन जाएगा, अगर कस्टमर ने चाहा तो आप 2 दिन में भिखारी भी बन जाओगे, ठीक है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड HR डेवलपमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जो क्या किया, हमारे इंडिया के अंदर भी ट्रांसफर किया, या फिर इंडिया से भी हमारे जो स्किल्स है वो बाहर गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, स्किल डेवलपमेंट जो है वो रैपिडली होता रहा, ठीक है। जैसे कि IT सेक्टर लेड बाय कंपनीज लाइक इंफोसिस, विप्रो, TCS, ये सब इंडिया के जो ग्लोबल सक्सेस है
ग्लोबल सक्सेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुके थे, ठीक है। However, this also meant that businesses had to invest heavily in human resource development, training and upskilling to remain competitive in a knowledge driven economy. तो क्या हो गया, ये सारे जो कंपनीज है इन्होंने क्या किया, एक ऐसा मूवमेंट लाया कि हमें अभी क्या करना है, अपने जो एम्प्लॉयज है उनको हर रोज अपस्किल करते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा, है ना। तो इससे जो हमारा मार्केट है, मार्केट पूरा क्या बन गया, नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी बन गया। और जो कंपटीशन है वो ऑब्वियसली हर रोज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डीमोनेटाइजेशन के बारे में। अगर आप लोगों को अगर याद हो या फिर आप लोगों को पता है तो डीमोनेटाइजेशन अभी ज्यादा नहीं कितने साल होगा, 11 ईयर्स में भी 11 ईयर्स नहीं 10 ईयर्स पहले क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, जब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, अनाउंस किया था जो 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे उनको बैन कर दिया गया था, है ना। और बैन करके नए नोट्स को लॉन्च किया गया था और साथ ही साथ एक नया 2000 रुपीज का नोट भी आया था जो बाद में फिर से बंद कर दिया गया, है ना। जो ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था ये क्यों हुआ था, ये हुआ था ताकि हम जो ब्लैक मनी है उनको एलिमिनेट कर सके, बंद कर सके, इसका अगर कहीं भी है तो उनको हम क्या कर पाए, खत्म कर पाए। करप्शन को खत्म करने के लिए किया गया था। और फिर काउंटरफेट जो करेंसी है मतलब नकली नोट जो है उनको खत्म करना था और एक कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना इसका मेन टारगेट था। अगर आज के टाइम पे देखें जो कैशलेस इकोनॉमी का जो पॉइंट था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। आज एक सब्जी वाले से लेके रिक्शा वाले तक हर कोई यूपीआई यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये मूवमेंट था वो कैशलेस इकोनॉमी के हिसाब से सक्सेसफुल रहा। लेकिन क्या वो करप्शन खत्म कर पाई, नहीं। ब्लैक मनी खत्म हुआ, नहीं हो पाया। काउंटरफेट करेंसी क्या वो अभी भी नहीं चल रहा, चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है ना। तो इनके जो फीचर्स है वो क्या क्या है, इमीडिएट विड्रॉयल ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 500 एंड 2000 नोट्स, पुश टुवर्ड डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, वी मोबाइल वॉलेट्स वगैरह, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द टैक्स बेस थ्रू इंक्रीज बैंक डिपॉजिट। तो ये उनके की फीचर्स थे, आउट ऑफ विच ये जो डिजिटल इकोनॉमी वाला था कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, कि बिजनेसेस के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हुआ ये डीमोनेटाइजेशन का, मतलब जो नोटबंदी हुआ था उसका क्या क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म पेन। शॉर्ट टर्म पेन का मतलब जो स्मॉल बिजनेसेस थे, डेली वेज अर्नर्स थे, ठीक है, एंड द इनफॉर्मल सेक्टर थे, उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ कैश लिक्विडिटी क्रंचेस। ट्रांजैक्शन जो है वो स्लो डाउन हो गए थे, डिमांड जो है वो ड्रॉप हो गया था और ऐसे बहुत सारे स्मॉल एंटरप्राइजेस थे जिनको इनिशियल वीक्स में सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो हेविली कैश के ऊपर डिपेंडेंट है वो भी मतलब पार्शियली क्या हो गया था, अफेक्टेड हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म गेन। अभी इससे हमें लॉन्ग टर्म गेन क्या मिला, डीमोनेटाइजेशन एक्सेलरेटेड इंडियाज डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इंडिया के अंदर एक मूवमेंट आया डिजिटल पेमेंट्स को लेके और ये बहुत ही रैपिडली ग्रो हुआ। जैसे कि अभी हमारे पास पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही रैपिडली मतलब ग्रो हुए, है ना, फेमस हुए। और अभी क्या हाल है, हम जितने भी लोग हैं, कोई भी अगर है, हर कोई अभी क्या कर रहा है, ये डिजिटल पेमेंट मेथड ही यूज कर रहा है। कहीं पे भी चले जाओ, चाय पीना है, सब्जी खरीदना है ना, डॉक्टर के पास चले जाओ, कहीं पे भी अब हम क्या करते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज ब्रोडर लेसन। इससे हमें क्या लेसन मिलता है, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन जो है एक बहुत ही पावरफुल एग्जांपल है कि कैसे पॉलिटिकल एंड लीगल डिसीजंस जो है इंस्टेंटली एक बिजनेस एनवायरनमेंट को रिसेप करती है। क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये सारे जो पॉलिसीज है अल्टीमेटली किसको इम्पैक्ट कर रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट को ही इम्पैक्ट कर रही है। तो डीमोनेटाइजेशन से भी हमें ये पता चलता है कि
कैसे एक सिंपल सा डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया, पॉलिटिकली लिया या लीगली लिया, वो हमारे बिजनेस को रीशेप करता है। ठीक है, आई होप डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम आते हैं क्विक एक कंक्लूजन के ऊपर कि अभी हमने ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, ये एक्चुअली है क्या और इसका यूज क्या है और हमें इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए। ठीक है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये एक बैकड्रॉप नहीं है। ठीक है, ये एक एक्टिव लिविंग फोर्स है जो क्या करेगा, हर एक बिजनेस जो मेकर्स है उनको क्या करेगा, रीशेप करेगा। ठीक है, उनको मोटिवेट करेगा खुद को अपग्रेड करते रहने के लिए। ठीक है, from the social shifts that created India's fitness industry to the policy reforms that opened India to the world to the sudden disruption of demonetization, जितना भी आज तक हमारा जो मार्केट है उसमें जो भी ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, उसने क्या किया, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जिनको अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करके दिया। पॉलिसी रिफॉर्म ने इंडिया को क्या किया, ग्लोबल मार्केट में एस्टेब्लिश भी कर दिया था, और डिमोनेटाइजेशन ने कहीं ना कहीं पूरे कंट्री को एक रातों रात झटका भी दे दिया था, है ना। अभी ये जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है, इनको क्या करना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड जो है हर रोज चेंज होता रहेगा। एडप्ट क्विकली, आपको बहुत ही एकदम बहुत ही स्पीड से क्या करना पड़ेगा, एडप्ट करना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा। एवॉल्व टू लीड, आपको खुद को शेप करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो हर रोज उसका शेप चेंज होता रहेगा। आई होप आप लोगों को आज का ये जो टॉपिक था बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो हमेशा उसके ऊपर इम्पेक्ट करता रहेगा, उसको चेंज करता रहेगा। तो अगर आपको इन फ्यूचर एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार्केट के जो ट्रेंड्स है, जो शिफ्ट हो रहे हैं, उनको एनालाइज करके कैप्चर करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको खुद को मॉडिफाई भी करते रहना पड़ेगा, है ना। जो जितना जल्दी कैच कर लेगा उतना फायदे में रहेगा, अगर लेट हो गए तो ऑब्वियसली फिर रोते रहना पड़ेगा। ठीक है, आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। कुछ भी डाउट है तो जरूर बताना, हम इसके ऊपर और वीडियो जरूर लाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले ही वीडियो में कुछ और अलग टॉपिक्स के साथ, डिस्कशंस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप जर्नलिफाइंग।